गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको गृह प्रबंध के पेपर में उपभोक्ता संरक्षण का जो टॉपिक है वो शुरू कराया हुआ है। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता को जागरूक होने की क्यों आवश्यकता है, या उपभोक्ता को जागरूक बने रहने के लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। आज मैं उसी कड़ी में आपको उसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या क्या सरकारी प्रयत्न किए जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए प्रयास किए गए हैं। देखिए, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु कई महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए हैं और बहुत सारे कठोर कानून भी बनाए हैं। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में बनाया गया और इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। सरकार हर संभव यह प्रयास करती है कि उपभोक्ता का विक्रेता या व्यवसायी के हाथों शोषण ना हो। उपभोक्ता के हित में सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में बनाया गया है। अब देखिए, इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ये एक्ट कब बनाया गया? भारत सरकार ने 1954 में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु यह नियम बनाया गया, जिसे कि खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 कहते हैं। यह नियम जो है 1 जून 1955 से लागू किया गया। इस नियम के अनुसार सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का न्यूनतम स्तर पर निर्धारण किया गया है। बाद में इस नियम का संशोधन भी बहुत सारा किया गया और कोई भी भोज्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम द्वारा बनाए गए न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता, उसे मिलावटी माना जाता है। मैसूर में अपना केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI की स्थापना की गई और यहाँ मिलावटी खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कोड एल मेंटेनेंस कमीशन का गठन किया गया। इंटरनेशनल कोड एलिमेंटेनेंस कमीशन, इस जो कमीशन था, इसका जो मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना और भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि लाना और भोजन के व्यापार को बढ़ावा देना था। खाद्य पदार्थ निषेध जो अधिनियम है 1954 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि उपभोक्ता है, खाद्य पदार्थ के नमूने को पब्लिक हेल्थ लैब में ले जाकर जांच करवा सकता है। यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ में मिलावट अगर सिद्ध होती है तो उस विक्रेता या व्यापारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और खाद्य पदार्थ में हानिकारक अगर पदार्थ की मिलावट है तो विक्रेता को 2000 रुपये का जुर्माना और 6 वर्ष के कठोर कारावास की भी सजा देने का प्रावधान है। यदि उस मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से अगर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो यह सजा आजीवन कारावास और जुर्माना 5000 रुपये तक का माना जाता है या 5 माह की सजा भुगतने का दंड दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, भोजनालय है
आदि की खाद्य निरीक्षक के द्वारा जांच करने पर यदि खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो उसके मालिक को 6 महीने का कारावास और 4,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है, भले ही इस मिलावट की जानकारी उसको हो या ना हो। यदि खाद्य पदार्थ में मिलावट सिद्ध करने के लिए पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट पर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता तो वह उस खाद्य पदार्थ सामग्री को नमूना केंद्रीय भोज्य प्रयोगशाला सेंट्रल फूड लेबोरेटरी के निदेशक को भेज सकता है। उसकी रिपोर्ट अंतिम प्रमाण मानी जाती है और उसके द्वारा किया गया निर्णय सभी को ही मानना पड़ता है। इस नियम में कुछ अधिनियम के अनुसार विक्रेता के लिए भी कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि पहला, जैसे खाद्य पदार्थ पैक किए हुए होने चाहिए और उस पर लेबल लगा होना चाहिए। लेबल में जैसे सारी चीज़ें, जैसे निर्माण की तारीख, उपयोग की विधि, लाइसेंस नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उपयोग में ली गई सामग्री और अन्य जानकारी सारी उस प्रोडक्ट के बारे में लिखी होनी चाहिए। विक्रेता को गुणवत्ता और शुद्धता के संबंध में क्रेता को लिखित आश्वासन देना चाहिए। यदि वह अलग से लिखित आश्वासन नहीं देता है तो विक्रेता द्वारा दिया गया बिल अथवा कैश मेमो ही खाद्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी माना जाएगा। अब इसी कड़ी में जो दूसरा जो नियम बनाया गया वो बोलते हैं एगमार्क प्रमाणीकरण। भारत सरकार के मार्केटिंग एवं निरीक्षण निदेशालय ने विभिन्न भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह मानक तैयार किया गया। एग मार्क जो है वो मुख्यतः भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं और इसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा आदि के आधार पर किया जाता है। सभी कृषि उत्पादों को एग मार्क का चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि खाद्य तेल हो गए, घी, मक्खन, अंडा, मसाले। एग मार्क जो चिन्ह है उसका क्या अर्थ है कि खाद्य पदार्थ या जो खाद्य वस्तु है वो अपेक्षित गुणवत्ता का है और इसके प्रयोग से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब अगला जो अधिनियम बनाया गया वो है औषधियाँ और मादक पदार्थ अधिनियम 1940। इस अधिनियम के अंतर्गत औषधियों और मादक पदार्थों के गुणों की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी औषधियाँ और मादक पदार्थ आते हैं जो अपने देश में बनाए गए होते हैं अथवा आयात किए हुए होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार औषधियों एवं मादक पदार्थों पर लेबल लगाना अनिवार्य है। लेबल पर समस्त सूचनाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, जैसे उपयोग की विधि, निर्माण की विधि, उसकी एक्सपायरी डेट, संग्रह करने की डेट और कौन कौन से उसमें पदार्थ मिलाए गए हैं, रंग, सुगंध आदि, इन सब का भी उसके अंतर्गत जो है वो सब उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए। और अगर क्वालिटी लो स्तर की मानी जाती है तो निर्माता से उसका लाइसेंस भी छीन लिया जाता है और 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं नियमानुसार उसको दंड भी दिया जाता है। फिर आगे आता है इसी के अंतर्गत ही विद्युतीय उपकरण अधिनियम 1976, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण, इसको गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या ये बनाया गया 1976 में। इसके अंतर्गत बाजार में जैसे समय शक्ति बचाने के उपकरणों के रूप में विद्युत से चलने वाले अनेक उपकरण हैं, जैसे कि हीटर, गीजर, फ्रिज, कूलर, माइक्रोवेव ओवन आदि। ये घरेलू उपकरण सुरक्षित हों और उपयोग करते समय उपभोक्ता को बिजली के झटके नहीं लगें, इस दृष्टि से यह अधिनियम 1976 में सरकार के द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे घरेलू विद्युतीय उपकरणों का निर्माण, विक्रय या वितरण नहीं कर सकता जो विशिष्ट स्तर के अंतर्गत निर्मित नहीं किए गए हों।
बाजार में केवल ISI मार्क के चिन्ह लगे विद्युतीय उपकरण बेचे जाएं और बिना इन चिन्हों के कोई भी विद्युत उपकरण नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि इस चिन्ह लगे विद्युत उपकरण की गुणवत्ता निम्न श्रेणी की है तो उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत उन निर्माताओं को जो सहकारिता के आधार पर विद्युतीय उपकरणों से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रयोगशाला की कीमत का 57% ग्रांट भी दिया जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम 1969। एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम, मोनोपोली और कंट्रोल ट्रेड एक्ट। बाजार में विक्रेता, उत्पादक या निर्माता के एकाधिकार को रोकने के लिए यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1969 में लागू हो गया। यदि निर्माता किसी वस्तु पर एकाधिकार रखता है तो वह जनता से मनमाना धन वसूलता है। अतः उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया ताकि कोई भी निर्माता, विक्रेता, उत्पादक मनमाने तरीके से उपभोक्ता से पैसे ऐंठ ना सके और साथ ही स्वस्थ प्रतियोगिता वाली बाजार स्थापित हो जिसमें एक ही वस्तुओं की विविध जो है निर्माता, विक्रेता या उत्पादक हो और उपभोक्ता को वस्तु के चयन करने में भी सुविधा हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी बहुत सारे हम इसके जो है अधिनियम बने हुए हैं, जैसे कि हमारे आते हैं एक बहुत ही आता है भारतीय मानक संस्थान यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन ISI मार्क। इसके बारे में भी आपने बहुत सारा सुना ही हुआ है। यह जो है ISI मार्क, यह देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं पदार्थ के स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट को बनाए रखना है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। इसकी जो है स्थापना जनवरी में 1947 में की गई और इसके क्या उद्देश्य रखे गए? पहला, जैसे राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और उन्हें सामान्य रूप से अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। फिर उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहित करना। सरकार को मापन की इकाइयों की सिफारिश करना और उत्पादित वस्तुओं को ISI प्रमाण पत्र देना। अब ये देखिए जो हमारा जो ये ISI चिन्ह जो है इसका जो हमारा है, इसके अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को ISI चिन्ह दिया जाता है जिसकी की क्वालिटी प्रमाणित हो चुकी होती है। इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादकों को लाइसेंस दिया जाता है जिनका उत्पाद ISI के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होता है। अतः ISI चिन्ह किसी वस्तु की सार्थक गुणवत्ता का प्रतीक होता है। अतः वस्तुओं को क्रय करते समय देख लेना चाहिए कि उस पर ISI चिन्ह अंकित है या नहीं। जिन वस्तुओं पर यह चिन्ह अंकित होता है वे वस्तुएं निश्चित रूप से उत्तम कोटि की होती हैं। वर्तमान में भारतीय मानक संस्थान 13,000 से भी अधिक प्रकार के स्तर निर्धारित कर चुकी है और इसके स्तरीकरण का मुख्य उद्देश्य है वस्तु को उद्देश्य के अनुरूप बनाना। आर्टिकल मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय मानक के अनुसार वस्तुओं में निम्न में से किसी एक या अधिक तत्व की पूर्णता होना आवश्यक होता है, जैसे कि उपयोगकर्ता की सुरक्षा, परीक्षण की विधि जिसके द्वारा वस्तु को परखा जा सके वह उपयोगकर्ता की सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किया गया है या नहीं। वस्तुओं का मापतोल, आकार, क्षमता आदि इस प्रकार का हो कि वह या तो उत्पादक की लागत में कमी करे
या उपभोग में सुविधा प्रदान करे। ISI अब चिन्ह है, जैसे कौन लगा सकता है? कोई भी निर्माता अपनी वस्तु पर ISI चिन्ह लगा सकता है, बशर्ते उसने जो वस्तु तैयार की है उसका स्तर भारतीय मानक के अनुरूप हो, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। साथ ही उसके पास सभी आवश्यक निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की सुविधा हो। निर्माता के पास ISI द्वारा ISI चिन्ह लगाने हेतु लाइसेंस भी दिया गया हो। अब हम बात करते हैं कि हमें ISI वाली जो वस्तुएं हैं वो ही क्यों खरीदनी चाहिए। देखिए, ISI वाली जो वस्तुएं होती हैं वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, सुरक्षित होती है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। यदि इसकी गुणवत्ता निम्न कोटि की है तो गुणवत्ता का क्लेम उपभोक्ता निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। निम्न स्तर की वस्तु होने पर उसे मुफ्त में भी बदला जा सकता है। विस्फोट और धोखाधड़ी की स्थिति में सुरक्षा की व्यवस्था होती है। जीवन, संपत्ति और वातावरण के प्रति सुरक्षा का पूर्ण विश्वास रहता है। अब हम इसी कड़ी में आगे बात करेंगे कि ISI जो वस्तुओं की शिकायत की स्थिति में क्या करना चाहिए। यदि ISI चिन्ह उन्हीं वस्तुओं पर लगाया जाता है जिसकी गुणवत्ता भारतीय मानक द्वारा निर्धारित स्तर की होती है, परंतु यदि ISI मार्क वाली वस्तु की क्वालिटी निम्न स्तर की पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को चाहिए कि वह अपने पक्ष के ISI कार्यालय से संपर्क करे और वस्तु की निम्न क्वालिटी की संबंधी जो सूचना है वो वहाँ पर दे। और शिकायतकर्ता को शिकायत करते समय निम्न बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि दोषमय वस्तु का नमूना और उसकी प्रकृति, क्रय करने का स्रोत, बिल, रसीद, क्रय करने की तिथि, डेट वगैरह होनी चाहिए। और शिकायत निर्माता से है अथवा विक्रेता से, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। और जांच के दौरान अगर ये सही पाई जाती है तो वह निर्धारित स्तर का अगर तो उपभोक्ता को ये अधिकार होगा कि वह उस वस्तु को बदलवाए और निर्माता को उसके स्थान पर दूसरी दोष युक्त मुक्त जो वस्तु है वो उसको देनी पड़ेगी। और ये जो हमारा जैसे दिल्ली है, अपना भारतीय मानक संस्थान जो है वो हमारा दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर रोड पर ये हमारा है संस्थान, जहाँ पर कि जो उपभोक्ता है वो इसकी शिकायत कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने अभी आपको जो बताए हैं ये सारे मेन आपको मैंने चिन्ह बता दिए हैं। जैसे पंजीकरण ट्रेड चिन्ह का भी है, राष्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना भी है, बहुत सारी ऐसे उपभोक्ता के लिए कानून बनाए गए हैं। परंतु मैंने आपको अपने इस वीडियो में ज़रूरी जो है वो आपको ये सब बताए हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ के साथ अपने नोट्स को भी बनाना ना भूलें। धन्यवाद।